हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 5 जनवरी 2025 और इसी के साथ हम करेंगे 5 जनवरी 2025 के करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। इसी के साथ मैं आपको 4 जनवरी के करंट अफेयर भी बताऊंगा क्योंकि मेरा कल वीडियो नहीं आया था, इस कारण बस। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं, जिससे आपका इंटरेस्ट एनहांस हो। जैसे आप पहले पर पढ़ेंगे, जो मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर है, क्या नाम है इनका नाम है अब्दुल्ला खलील। ये इंडिया आए हुए हैं 3 डेज की विजिट पर। कितने? 3 डेज की विजिट पर। और आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन क्यों बिगड़े थे और यहाँ के जो मोहम्मद मिजू हैं, इंडिया आके इन्होंने कैसे रिलेशन सुधारे और कौन कौन से एग्रीमेंट साइन करे। अब उसको सरफेस में लाने के लिए फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए हुए हैं, वो आपको सब क्लियर करूंगा। देन आफ्टर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन निमो वायरस ये किस कंट्री में फैल रहा है, इसके केस और इंडिया इसके लिए कंसर्न क्यों है, डब्ल्यूएचओ से डिमांड क्यों कर रही है कि हमें हर चीज की अपडेट दीजिए इस वायरस के बारे में, क्योंकि इंडिया भी फैल सकता है। ये वायरस इंडिया के अंदर भी केस आ सकते हैं। हालांकि इंडिया में अभी एक भी केस नहीं है। अब ये क्या है वायरस और इसके सिम्टम क्या है और ये बॉडी के किस पार्ट पर इफेक्ट करता है, ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर, एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसबीआई की भी रिसर्च रिपोर्ट आई है ऑन रिडक्शन ऑफ रूरल पॉवर्टी में कितना रिडक्शन हुआ है एज पर दी एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के कारण, वो भी आपको बताऊंगा, मैं इसमें क्लियर करूंगा। देन आफ्टर, फार्मर एजिटेशन, हालांकि ये ओल्ड न्यूज है बट 2024 फरवरी से ये एजिटेशन चल रहा है ऑन बॉर्डर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। अब ये क्या है और ऐसे कौन से फार्मर है जो 40 दिन से वीकेंड से फास्ट रखे हुए हैं, इनडिफिनिट फास्ट, ये भी आपको क्लियर करूंगा और इनकी डिमांड क्या है ये भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर, शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड, क्या है, ग्रेट निकोबार में गवर्नमेंट ने 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा, ग्रेट निकोबार को डेवलप किया जाएगा और इसके अंदर टूरिज्म भी एनहांस करी जाएगी। अब वो प्रोजेक्ट में क्या क्या इन्वॉल्व है, अब इनकी न्यू डिमांड आ गई है, किसकी, अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि अथॉरिटी है, मैनेज करेगी पूरे डेवलपमेंट को ग्रेट निकोबार के अंदर। इनकी नई डिमांड आई है टू डेवलप दी एग्जिम पोर्ट। क्या? एग्जिम पोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट। अब ये कहां बनने की डिमांड करी है और सेक्रेटरी को गई है, कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के सेक्रेटरी को, और क्या है, अप्रूवल मिल गया कि नहीं मिल गया, ये भी आपको क्लियर करूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर विजिट इन इंडिया, पहले इनका नाम जान लीजिए। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला खलील। क्या नाम है? अब्दुल्ला खलील। अब जैसे आप जानते हो कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन बिगड़ गए थे। मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन बिगड़ गए थे। क्यों? हमारे मोदी साहब लक्षद्वीप गए थे। मोदी साहब हमारे लक्षद्वीप गए थे और लक्षद्वीप में क्या हुआ था, लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए एज अ टूरिज्म यह हुआ कि कई सारे मालदीव्स के जो मिनिस्टर थे वो वीकेंड से अगेंस्ट हो गए मोदी इंडिया के, और उन्होंने ट्वीट कर दिया अगेंस्ट मोदी साहब और कुछ गलत बोल दिया। तो इस वजह से मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन बिगड़ गए थे। और जो मालदीव्स के अभी जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मिजू, क्या नाम है, मोहम्मद मिजू, ये एंटी इंडियन थे। क्या थे? पहले ये एंटी इंडियन थे और इन्होंने क्या किया, जब इलेक्शन जे लड़ रहे थे, कंटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन, तब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कई सारी बातें एंटी इंडियन बोली और कई सारे काम भी किए एंटी इंडियन के खिलाफ। क्लियर? ऐसे कई सारे काम थे जो इंडिया के खिलाफ थे और ये प्रो चाइनीज थे। अब इसी को देखते हुए इंडिया ने भी कई सारे स्टैंड लिए और इंडिया ने इनको सबक सिखाने के लिए कई सारे डिफरेंट स्टैंड लिए। अब इनको अकल आ गई थी, तो मोहम्मद मिजू जो हैं प्रेसिडेंट, ये मोदी साहब से मिलने आए थे और रिलेशन बिगड़ गए और कई सारे एग्रीमेंट साइन किए। पहला एग्रीमेंट साइन क्या था कि ट्रेड हम लोकल करेंसी में करेंगे। क्या करेंगे? ट्रेड हम लोकल करेंसी में करेंगे, क्योंकि क्या है, मालदीव्स के पास फॉरेन रिजर्व बचा ही नहीं था। मालदीव्स की इकोनॉमी डाउन होते जा रही थी, मालदीव्स के पास
फॉरेन रिजर्व बचा ही नहीं था, इसलिए वो बोल रहे थे कि लोकल करेंसी में ट्रेड करा जाए। ये इनकी पहली डिमांड थी। दूसरा, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, इकोनॉमिक कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्लियर? जिसका मेन मोटिव था ट्रेड को एनहांस करना, इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट। क्लियर? अब क्या हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं काके मालदीव्स के 3 डेज की विजिट पर। कहां पर आए हैं? 3 डेज की विजिट पर ये की फॉरेन मिनिस्टर मालदीव्स के, जिनका नाम है अब्दुल्ला खलील। क्या है? अब्दुल्ला खलील। ये इंडिया आए हुए हैं और इन्होंने क्या डिस्कस किया इंडिया के साथ? देखो, सबसे पहला ये बोल रहे हैं कि लोकल करेंसी में ट्रेड होना चाहिए, वो सरफेस में आना चाहिए। लोकल करेंसी और ट्रेड हुआ है मोदी साहब और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिजू के बीच में, वो लोकल करेंसी में ट्रेड स्टार्ट हो जाना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। क्लियर? दूसरा क्या है? ये एनहांस कर रहे हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी, आप जानते हो कि दोनों कंट्री कोस्टल एरिया बड़ा ही है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी जरूरी है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, और जो एग्रीमेंट साइन करके गए थे मोहम्मद मिजू हमारे मोदी साहब के साथ, इंडिया के साथ, कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको भी सरफेस में लाया जाए। दैट इज अ मेन मोटिव ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द मालदीव्स विजिट इन इंडिया, 3 डेज की विजिट। ये सारे पॉइंट हैं। और आप जानते हो, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन क्यों बिगड़े थे। फिर इसके बाद मोहम्मद मिजू को अकल आ गई और वो जब हमारे मोदी साहब 2024 में 3rd टाइम देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके वी कैन से ओथ सेरेमनी में ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू भी आए थे। इसी वजह से क्या हुआ, बाद में फिर एक और बार आए तो इन्होंने लोकल करेंसी का एग्रीमेंट साइन किया, क्योंकि मालदीव्स के पास फॉरेन रिजर्व बड़ा ही कम बचा था। इवन मैं बताऊं आपको, 7 या 10 दिन का फॉरेन रिजर्व बचा था कि 7 या 10 दिन तक वो इंपोर्ट कर सकती है मालदीव। देन आफ्टर इंडिया के साथ इन्होंने लोकल करेंसी में ट्रेड साइन किया, वी कैन से एग्रीमेंट साइन किया, जिससे क्या हो कि ट्रेड हो लोकल करेंसी में, मालदीव्स की लोकल करेंसी और इंडिया की लोकल करेंसी। तो इससे क्या होगा कि फॉरेन रिजर्व बचेगा मालदीव्स का, इवन एज वेल एज इंडिया का। क्लियर? ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए। ये फॉरेन मिनिस्टर जो कि अब्दुल्ला खलील है, ये इंडिया आने के साथ साथ इन्होंने ये सारे एग्रीमेंट साइन किया। याद रखोगे, सिंपल है। चलते अपन आगे। सबसे पहला ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये याद रखना, क्योंकि चाइना ने फिर से बम फोड़ दिया है। क्या है? चाइना ने फिर से बम फोड़ दिया है। पहले चाइना ने कैसे फोड़ा था? कोरोना आपने सुना होगा। इंडिया में कई बार कई लोग बर्तन बजा रहे थे, कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो, पर वो कोरोना गया नहीं था। और इसको साइंटिफिकली नेम बोलते हैं कोविड-19। क्या? कोविड-19। और ये किसकी पेशकश थी? चाइना की पेशकश थी। अब चाइना में नया वायरस आ गया है। कौन सा वायरस आ गया है? ये है ह्यूमन निमो वायरस। क्या है? ह्यूमन निमो वायरस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HMPV। क्या है? HMPV, ह्यूमन निमो वायरस। ये वायरस आ गया है चाइना के अंदर और इसके कई सारे केस चाइना में आ रहे हैं। इसके कई सारे केस चाइना में आ रहे हैं। अब ये इंडिया के लिए कंसर्न बना हुआ है। इंडिया के लिए कंसर्न क्यों बना है? क्योंकि इंडिया और चाइना बोथ कंट्री आर कनेक्टेड बाय बॉर्डर, both country are connected by border and it is a higher possibility that virus come into India.
क्लियर, समझे मेरी बात को, ये इंडिया में आ सकता है। तो इसके लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? इसके लिए इंडिया को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि इस वायरस के अगर केस इंडिया में आते हैं तो हम इसको रिजॉल्व और वीकेंड से हम इसका कैसे इलाज करें, क्या करें, इसका कंसर्न भी है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी हेल्थ मिनिस्ट्री पर। किस पर होगी? हेल्थ मिनिस्ट्री ने। अब हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या बोला है, जैसे मैं इस वायरस के बारे में थोड़ा बता देता हूं आपको पहले, फिर आफ्टर हम समझेंगे कि इंडिया ने क्या डिसीजन लिए हैं और इंडिया कैसे इससे लड़ेगी, वीकेंड से इंडिया कैसे प्रिपेयर हो रही है। देखो ये वायरस है ना, इसको फिर से लिख देता हूं, ह्यूमन निमो वायरस। क्या है? ह्यूमन निमो वायरस। ये क्या वायरस है? ये इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी पर। ये रेस्पिरेटरी वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस है। वी कैन से रेस्पिरेटरी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये वायरस, नया वायरस चाइना में आया है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसीज है ये। रेस्पिरेटरी मीन्स लोअर एंड अपर पार्ट, दोनों लोअर और अपर रेस्पिरेटरी पर ये इफेक्ट करता है। क्लियर? क्लियर। और चाइना में भी अभी इसके केस नहीं है, बिकॉज चाइना में केस है, इंडिया में इसका एक भी केस नहीं है। इंडिया में आ सकता है। अब इसके सिम्टम जानते हैं। सिम्टम है नोज, क्लियर, रनी और स्टफी नोज, कफ होता है इसके अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मीन्स सांस लेने में दिक्कत, मेन तो यही है, क्लियर, शॉर्ट है, गला सूखता है, वीजिंग, देन फीवर और रैसेस, आपकी बॉडी पर रैसेस भी आते हैं। ये वायरस के पूरे सिम्टम है, याद रखना। अब इंडिया इसके लिए क्या कर रही है? इंडिया अगर मानिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई केस आ गया इसका, ह्यूमन निमो वायरस का, तो इंडिया इसको कैसे निपटेगी? सबसे बड़ा मेन कारण यही है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? हेल्थ मिनिस्ट्री पर है। कौन है? हेल्थ मिनिस्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और कौन है हेल्थ मिनिस्टर? हमारे इंडिया के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब। कौन है? जेपी नड्डा साहब जी हैं हेल्थ मिनिस्टर। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप हेड किया, कन्वीन किया, जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप, जो कि इस वायरस के केस पर मॉनिटरिंग करेगा, इस वायरस के केस पर मॉनिटरिंग करेगा। जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप सेटअप किया किसने? हेल्थ मिनिस्ट्री, जो कि जेपी नड्डा साहब है। अब इन्होंने क्या किया? दूसरा काम किया कि WHO, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। कोरोना क्यों फैलाता है इंडिया में? क्योंकि कोरोना के हमें पता ही नहीं था ये ऐसा वायरस आ रहा है कोई, चाइना ने किसी को बताया ही नहीं। अगर चाइना इन्फॉर्म कर देती WHO को कि कोरोना एक कोविड-19 वायरस आ गया है हमारे यहाँ पर, आप इससे दूसरी कंट्रियों को बोल दो कि वो प्रिकॉशन ले ले अपने, अगर उनके यहाँ कोई केस आता है तो। चाइना ने इन्फॉर्म ही नहीं किया WHO को। अब हालांकि इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है चाइना ने, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि आप हमें सारी अपडेट दें, जो कि इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने WHO डिमांड करी है कि आप सारी अपडेट हमको दें कि ये वायरस कैसे फैल रहा है, वीकेंड से इसका कोई इलाज हो, या सारी अपडेट दें WHO से बोला है इंडिया ने। समझ गए मेरी बात को? तो इंडिया प्रिपेयर हो रही है ये नए वायरस, जो कि चाइना में इसके केस फैल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ये सारी कहानी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन निमो वायरस के बारे में जानना बड़ी जरूरी है। क्लियर? चलते अपन आगे। नेक्स्ट है SBI रिसर्च रिपोर्ट ऑन रूरल पॉवर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फैक्ट जानने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट आई है और उन्होंने क्लेम किया है कि रूरल पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है, रूरल पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है, रूरल पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है, वी कैन से टू 4.86% फ्रॉम 25.7%। क्या बोला है? कि रूरल पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है टू 4.86% फ्रॉम 25.7% इन 2011-12। क्लियर? याद रखोगे, ये SBI की रिसर्च रिपोर्ट आई है कि रूरल पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है टू 4.86% से
जो 25.7% पॉवर्टी थी उसको रिड्यूस कर दिया 4.86%। अब इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से डिसीजन है गवर्नमेंट के जिससे पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। अभी हम जानेंगे कि अर्बन पॉवर्टी कितनी रिड्यूस हुई है। अर्बन पॉवर्टी रिड्यूस हुई है एज पर द रिपोर्ट ऑफ SBI रिसर्च रिपोर्ट, अर्बन पॉवर्टी रिड्यूस फ्रॉम टू 4.09% फ्रॉम 13.7%। कितनी रिड्यूस हुई है? 4.09% तक हो गई है फ्रॉम 13.7%। ये अर्बन पॉवर्टी रिड्यूस हो गई है। याद रखोगे दोनों पॉवर्टी का डेटा, ये मेंशन करने में काम में आएगा पॉवर्टी के क्वेश्चन में, इवन आपको ये काम में आएगा ऐसे में। याद रखना पॉवर्टी से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये बेनिफिशियल रहेगा, फैक्ट आपको मेंशन करने आने में बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अब हम समझेंगे एक और है, वीकेंड से सर्वे आया था अभी एक, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन हाउस होल्ड, कौन सा? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सर्वे। क्या आया था? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कंजम्पशन सर्वे आया था। और ये कौन निकालता है? जैसे आप जानते हो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री रिपोर्ट निकालती है इंप्लीमेंटेशन। क्लियर? ये रिपोर्ट निकालती है। इस रिपोर्ट में बोला गया कि जो कंजम्पशन लेवल है, वी कैन से कंजम्पशन इनइक्वालिटी बिटवीन, कंजम्पशन इनइक्वालिटी बिटवीन रूरल एंड अर्बन ऑल्सो रिड्यूस। समझे मेरी बात को कि कंजम्पशन इनइक्वालिटी है बिटवीन रूरल एंड अर्बन में, वो भी रिड्यूस हो गई है, वो भी मार्जिन लेवल पे आ गई है। अब क्वेश्चन बनता है कि रूरल पॉवर्टी सर रिड्यूस क्यों हुई है? ऐसा गवर्नमेंट ने कौन कौन से डिसीजन ले लिए है जिससे ये मेंशन है कि रूरल की पॉवर्टी रिड्यूस हुई है? तो उसके कई सारे डिसीजन है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या लिया है? डीबीटी डिसीजन, सॉरी डीबीटी ट्रांसफर। जैसे आप जानते हो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, दैट इज द मेन रीजन टू रिड्यूस द करप्शन और द लीकेज। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा अगर गरीब लोगों के अकाउंट में तो वो इसका यूटिलाइज कर पाएंगे, इससे कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा रूरल पीपल का, और इसी के साथ कई सारे बेनिफिट भी होंगे। समझे मेरी बात को? डीबीटी ट्रांसफर। दूसरा क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा रीजन क्या है सर जी? तीसरा रीजन है फार्मर इनकम, फार्मर इनकम। फार्मर की इनकम बढ़ने के कारण भी तीसरा एक रीजन है। और गवर्नमेंट, आप जानते हो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि फार्मर की इनकम को डबल करना है। क्या करना है? फार्मर की इनकम को डबल करना है। दैट इज अ मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट राइट नाउ। समझे मेरी बात को? हालांकि वो रियल है, नॉमिनल है, वो आप समझना। वो नॉमिनल है, मैं हर लेक्चर बताता हूं कि रियल क्या होता है, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड अ रियल, और जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया जाता, दैट इज कॉल्ड अ नॉमिनल। समझे मेरी बात को? तो फार्मर की इनकम को एनहांस करना है, बट दैट इनकम इज अ नॉमिनल इनकम, नॉट अ रियल इनकम। समझे मेरी बात को? देन आफ्टर, इसके बाद क्या है कि कई सारी स्कीम है गवर्नमेंट की, और उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन, रूरल का एनहांस होना, लिटरेसी बढ़ना, दैट इज अ मेन रीजन। तभी तो बोला है कि इनइक्वालिटी क्या है, रूरल और अर्बन में रिड्यूस होती जा रही है। अब आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन, इस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट क्या है सर, ये बताओ। देखो, जो एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट है इसको मेंशन करके आना कि रूरल पॉवर्टी कितना परसेंटेज हो गई है और
कहाँ से रिड्यूस हुई है। देन आफ्टर अर्बन पॉवर्टी का डेटा मेंशन करके आना। देन आफ्टर आपको हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे को मेंशन करके आना है कि इसमें बोला गया है कि जो रूरल और अर्बन की जो इनइक्वलिटी है कंजम्पशन लेवल वो रिड्यूस हो गई है। इनइक्वलिटी याद रखोगे, सिंपल था। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है फार्मर एजिटेशन और हरियाणा पंजाब बॉर्डर। देखो फरवरी 2024 से क्या हो रहा है कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर किसान लोग कई सारे एजिटेशन कर रहे हैं, कई सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं जो किसान हैं। और इनमें से एक किसान है जिनका नाम है जगजीत सिंह धलेवाल। क्लियर, ये इनका नाम है जगजीत सिंह धलेवाल। अब ये क्या है, ये वीकेंड से अनशन पे बैठ गए हैं और इनको 40 दिन हो गया है, 40 डेज हो गया है, 40 डेज इनडिफिनेट फास्ट पर इन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं खाया 40 दिन से। और इनकी डिमांड क्या है, डिमांड यही है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसान को दी जाती है उसको गारंटी कर दीजिए, उसको गारंटेड कर दीजिए गवर्नमेंट से। ये डिमांड है सिर्फ ओनली आपकी, इनकी एक ही डिमांड है कि जो किसानों को एमएसपी दी जाती है उसको गारंटी कर दीजिए। बिल्कुल गवर्नमेंट लेगी ही एमएसपी से। ऐसा नहीं है कि कोटा फुल हो गया फिर नहीं लेगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। किसान अगर अपनी फसल को लेने बेचने आया है गवर्नमेंट को एट एमएसपी प्राइस पर, तो गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी। अभी राइट नाउ गारंटेड नहीं है एमएसपी, अभी नॉन गारंटेड है। तो इनकी डिमांड यही है। और ये किसान जो हैं बेचारे 40 दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, तो इनकी सुनना चाहिए। किसान भी हमारे मेन हैं, क्योंकि किसान ही है जो मेन है। क्योंकि जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले किसान ही थे जो कि जिन्होंने रूट रखा था इस देश का। किसान ही मेन है हमारे देश का, किसान के अलावा कोई मेन नहीं है। आजकल हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर टर्सरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो टर्सरी सेक्टर मेन होता है कि रूट कौन होता है। मेन ये नहीं है कि ब्रांच क्या है, जब तक उसका रूट है, जो किसान है हमारे देश के रूट है, हमारे देश की जड़ है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो गारंटी एमएसपी है ये डिस्कस होना चाहिए। इवन पंजाब के एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने विजिट भी किया है इनके यहाँ पर, जो 40 दिन से अनशन में बैठे हैं ये किसान जी। और इनके यहाँ पर बैठने के साथ इनको डिस्कस किया गया कि आपकी डिमांड को मैं लेटर लिखूंगा इवन शिवराज सिंह चौहान जी को, जो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। क्लियर, चलते, सिंपल था। नेक्स्ट है गवर्नमेंट प्लान टू बिल्ड शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर यार्ड इन ग्रेट निकोबार। देखो आपको ये समझने से पहले कुछ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले 72,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट दिया था। प्रोजेक्ट क्या था, प्रोजेक्ट ये था कि ग्रेट निकोबार को डेवलप किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ग्रेट निकोबार को डेवलप किया जाएगा और इसको टूरिज्म, एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, इवन इसमें ट्रांसशिप पोर्ट भी बनाए जाएंगे। ये सारे प्रोजेक्ट थे इसके अंदर। 72,000 करोड़ के जो ग्रेट निकोबार को डेवलप करना है। अब इस समय नई डिमांड और आ गई है। देखो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं ये प्रोजेक्ट के बारे में। इवन ये प्रोजेक्ट अभी हल्टेड में है, क्योंकि क्या है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस में दिक्कत आ रही है इस प्रोजेक्ट में। क्या है, एनवायरमेंट क्लियरेंस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है प्रोजेक्ट में, वो रिजॉल्व हो जाएगी, वैसे ही ग्रेट निकोबार पर काम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए ग्रेट निकोबार है कहां पर। देखो ग्रेट निकोबार जानते हो आप, अंडमान निकोबार का मैप देखिए, मैं आपको डिटेल में और समझाऊंगा इसको बड़ा करके। ग्रेट निकोबार सबसे जो साउथर्न एरिया में है वो है ग्रेट निकोबार, दैट इज द ग्रेट निकोबार। अब इनकी डिमांड क्या है ये आपको पूरा मैप के जरिए समझाऊंगा, 1 मिनट होल्ड करो।
देखो अब आपको क्लियर करूंगा। देखो ये है पूरा ग्रेट निकोबार, दैट इज द ग्रेट निकोबार, ये पूरा ग्रेट निकोबार है। अब इसको डेवलप करने का गवर्नमेंट ने सोचा है और 72,000 करोड़ रुपीस वी कैन से ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए 72,000 करोड़ रुपए भी अलोटेट कर दिए। क्लियर, समझे मेरी बात को। ग्रेट निकोबार कहाँ है, देखिए आप, ये लिटिल निकोबार के नीचे जो ग्रेट निकोबार है दैट इज कॉल्ड अ ग्रेट निकोबार, जो साउथर्न पार्ट है, बिल्कुल इंडिया का साउथर्न पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रेट निकोबार। अब इसमें क्या है, ये गैलेंथिया वी कैन से, आपको फिर से दिख नहीं रहा है, आपको बताता हूं मैं, ये गैलेथिया बे है, इसको डेवलप करना है। यहां पर पोर्ट बनेगा गैलेथिया पोर्ट, गैलेथिया बे पर यहां पर पोर्ट बनेगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब इसको बनाने के लिए क्या है कि कई सारे मटेरियल की जरूरत भी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट से क्या है कि जो इसको अथॉरिटी बना रही है, जो कि अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड, ये अथॉरिटी को प्रोजेक्ट दिया बनाने का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये पूरी अथॉरिटी बना रही है इस प्रोजेक्ट को, 72,000 प्रोजेक्ट को। अब क्या है, यहां पर बनेगा एक पोर्ट, यहां पर पोर्ट बनाना है। अब गवर्नमेंट कह रही है, जो वीकेंड से जो अथॉरिटी कह रही है गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के सेक्रेटरी को लेटर लिखा है इन्होंने अथॉरिटी ने कि हम एक एग्जिम पोर्ट बनाना चाहते हैं। एग्जिम पोर्ट क्या होता है, एग्जिम पोर्ट, एग्जिम पोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट। क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पोर्ट इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये बोलना है कि हम कैंपवेल वे यहां पर एक बनाएंगे, यहां पर एग्जिम पोर्ट, एग्जिम पोर्ट बनाएंगे यहां पर। क्लियर, एग्जिम पोर्ट। अब ये पोर्ट क्यों बनाने की बोल रहे हैं, इन्होंने क्यों प्रोजेक्ट भेजा है, किसको, जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के सेक्रेटरी को, अब वहां से अप्रूव अभी नहीं हुआ है, ये क्यों लेटर भेजा है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम डिफरेंट कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, जो कि यहां पर मटेरियल लगेगा यहां पर पोर्ट बनाने के लिए, गैलेंथिया वे पर पोर्ट बनाने के लिए जो कैंपवेल वे पर एग्जिम पोर्ट बनेगा, यहां पर पूरा मटेरियल आएगा दूसरी कंट्रियों से, देन आफ्टर इसका यूटिलाइजेशन हम गैलेंथिया वे में पोर्ट बनाने में करेंगे। दैट इज द मेन डिसीजन। ये न्यूज थी कि जो अथॉरिटी है अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने अभी लेटर लिखा है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के सेक्रेटरी को, कि हम एक वीकेंड से कैंपवेल वे पर एक एग्जिम पोर्ट बनाना चाहते हैं, जिससे क्या हो कि गैलेंथिया वे पर जो कि हमको पोर्ट बनाना है, इसके मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तो हमें डिफरेंट कंट्री से हम इंपोर्ट कर सकें, उसके लिए हम वीकेंड से कैंपवेल वे पर एक एग्जिम पोर्ट बनाना चाहते हैं। इसका अप्रूवल मिल जाएगा, जैसे ही एग्जिम पोर्ट बन जाएगा। आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो कि ग्रेट निकोबार को डेवलप करना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, वीकेंड से ग्रीनफील्ड टाउनशिप और टूरिज्म को प्रमोट करना, ये कई सारे प्रोजेक्ट है इसके अंदर 72,000 करोड़ में। अब इसमें एक और प्रोजेक्ट जोड़ दिया है, क्या है, जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने एक लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के सेक्रेटरी को कि हम एक वीकेंड से गैलेंथिया वे पर जो कि पोर्ट बनना है, इसके मटेरियल की जरूरत के लिए हमें कैंपवेल वे पर एक एग्जिम पोर्ट बनाना है, जो कि हम डिफरेंट कंट्री से मटेरियल का इंपोर्ट कर सकें। दैट इज द मेन रीजन। समझ गए मेरी बात को। तो इसी तरह के साथ 4 और 5 जनवरी 2025 के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।